स्वागत है साथियों, आप सभी का यूपी ट्रिपल पेट एग्जाम के लिए एक और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट में। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने चलाया था? तो यह सिक्का चलाया था शेर शाह ने। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा। शेर शाह एक ऐसा शासक था जिसने मिश्रित धातु के सिक्के बंद कर दिए थे और शुद्ध सोने व चांदी तांबे के सिक्कों का प्रचलन किया था, जिनका एक तौल एवं आकार होता था। जो चांदी का सिक्का होता था, ये पूछा जाता है, जो चांदी का सिक्का होता था वो 180 ग्रेन का होता था। ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो राइट ऑप्शन डी यहाँ पर है। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? राइट ऑप्शन बी होगा, उतबी महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके द्वारा दो किताबें लिखी गई हैं, जिनमें किताबुल यामिनी और तारीख यामिनी इसकी दो प्रमुख हैं। गजनवी के बारे में बात करें तो ये 1009 से लेकर 1009 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। तो राइट ऑप्शन बी होगा, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार उतबी था। अगला प्रश्न है, प्राचीन पत्तन पुहार किसके तट पर स्थित था? पत्तन यानी कि बंदरगाह, पुहार किसके तट पर स्थित था? तो ये कावेरी नदी के तट पर स्थित था। राइट ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। इस पुहार बंदरगाह को काकंदी भी कहा जाता है, काकंदी बंदरगाह। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? तो महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ था। राइट ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए हैं, ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और इनका जन्म 540 ईस्वी में वैशाली कुंड ग्राम के ज्ञात्रक कुल के तथा वाजी संघ के प्रधान सिद्धार्थ के घर पर हुआ था। इनकी माता का क्या नाम था? तो महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था, ध्यान रखेंगे, जो कि लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी, जो चेटक की बहन थी। और इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। ये दोनों नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये 30 वर्ष की आयु में महावीर ने ग्रह त्याग दिया था। 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद, साधना के बाद इनको 42 वर्ष की उम्र में महावीर को जृंभिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और महावीर की मृत्यु जो कि 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व में हुई थी। ये ध्यान रखेंगे। तो ज्ञान की प्राप्ति इनको ऋजुपालिका नदी के तट पर हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो ये संगनकल्लू से संबंधित है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संगनकल्लू नवपाषाणिक स्थल जो कि कर्नाटक राज्य में पड़ता है। ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट। बी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। कोल्डी हवा बहुत इंपॉर्टेंट है सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर। तो कोल्डी हवा से मानव कब्र और धान की खेती के प्रमाण मिलते हैं। धान की खेती और मानव कब्र के प्रमाण मिलते हैं। ये ध्यान रखेंगे, कहाँ से? कोल्डी हवा से। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ था? तो चुनाव के तत्व का प्रारंभ सबसे पहले भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत हुआ था। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसने संवैधानिक सुधारों की मांग की। इसी के फलस्वरूप 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ और इसी अधिनियम द्वारा अतिरिक्त सदस्यों की संख्या केंद्रीय परिषद में बढ़ाकर कम से कम 10 और अधिकतम 16 की गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो एकमात्र उद्देश्य था नमक कानून को निरस्त करना। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी ए यहाँ पर हो जाएगा। गांधी जी के द्वारा प्रारंभ नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक पर जो कर लगाया गया था उसको समाप्त करना या निरस्त करना था। गांधी जी अपने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम गुजरात से 12 मार्च 1930 को चलकर पैदल यात्रा की थी और 240 किलोमीटर चले थे। 240 किलोमीटर कब पहुंचे थे? तो 6 अप्रैल
6 अप्रैल 1930 को पहुंचे थे। यानी कि 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 सहयोगियों के साथ चले थे और 240 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचे थे। ठीक है, और नमक कानून का उल्लंघन किया था। यहाँ से गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी, ये ध्यान रखेंगे, इसीलिए इसे डांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी। तो यह फरवरी 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना हुई थी। राइट ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। और इसकी स्थापना लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई थी और इसे इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता है। इंडिया हाउस के नाम से इसको जाना जाता है। और यहाँ से एक समाचार पत्र भी प्रकाशित हुआ था जो कि इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, जिसका नाम था सोशियोलॉजिस्ट। क्या नाम था? तो सोशियोलॉजिस्ट इसका नाम था, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, सोशियोलॉजिस्ट समाचार पत्र। अगला प्रश्न है, किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 ईस्वी में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया था? तो यह आंदोलन जो कि बनारस का आंदोलन था, ठीक है, और इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन कब हुआ? तो 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। ठीक है, तो 1905 में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन जो कि बनारस अधिवेशन में लिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित किया तथा बाद में राज्य को अपने कब्जे में ले लिया था? तो ये डलहौजी था। इसका अगर शासनकाल देखें तो ये 1848 से लेकर 1856 तक था। भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के लिए हड़प नीति, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से भी जाना जाता है, इसको लागू किया था। इस नीति का एक प्रमुख उद्देश्य होता था कि जिस भारतीय राजाओं को पुत्र न होने की स्थिति में गोद लेने का अधिकार नहीं था, जिस राजा के कोई भी पुत्र नहीं होता था उसमें गोद लेने का कोई भी अधिकार नहीं था और वह राज्य का विलय कर लिया जाता था इन अंग्रेजों के द्वारा। तो डलहौजी इसका राइट ऑप्शन होगा, सी। अगला प्रश्न है, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वह कौन सी नदी है? तो जो भी पिछले प्रैक्टिस सेट कराए जा चुके हैं उनमें ये बता चुके हैं। तो अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वह अमेजन नदी है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। और दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी जो कि विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है और अमेजन पहली नदी है, ये ध्यान रखेंगे। और इसका जो क्षेत्रफल है यानी कि लंबाई है 6750 किलोमीटर या बहती है। अगला प्रश्न है, प्रधान यामोत्तर यानी कि ध्रुव वृत्तीय तथा विषुवत भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु कहाँ पर स्थित है? अंध महासागर में, घाना में, मोरक्को में, प्रशांत महासागर में? तो यह अंध महासागर में स्थित है। राइट ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। प्रधान यामोत्तर और विषुवत रेखा जो कि एक दूसरे को अटलांटिक महासागर जिसे अंध महासागर कहा जाता है, यहाँ पर एक दूसरे को काटती हैं। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तो मानसून महीने नवंबर से दिसंबर हैं। तमिलनाडु की बात हो रही है, यहाँ पर नवंबर से दिसंबर तक वर्षा होती है। ठीक है, और इसे उत्तरी पूर्वी शीतकालीन मानसून भी कहा जाता है। राइट ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य हैं? तो सीमावर्ती राज्य उत्तर प्रदेश के पंजाब है, राजस्थान है क्या, छत्तीसगढ़ है या झारखंड है? तो इनमें से राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड यानी कि 2, 3, 4 सही है और पंजाब इसका सीमावर्ती राज्य नहीं है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्ष 2001 से लेकर 2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? तो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 20.09% रही है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। यहीं अगर देश की बात हो तो देश की 17.07% रही है।
और उत्तर प्रदेश की 20.09% है। अगला प्रश्न है, भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो भारत के आर्थिक सुधार का जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। भारत में उदारीकरण की शुरुआत सन 1991 में हुई थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह, और उस समय प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। और इसमें इनकी सरकार में मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। इन्होंने भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया 1991 से प्रारंभ की थी। उसी समय एलपीजी रिफॉर्म आया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी, जिसे प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहा जाता है, मुख्य रूप से संबंधित है। तो यह प्रच्छन्न बेरोजगारी जो कि कृषि क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र इन दोनों से संबंधित है। विनिर्माण और शहरी यहाँ पर नहीं होगा, तो एक राइट ऑप्शन डी होगा कि 1 और 2। तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कि प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है, ठीक है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी को अदृश्य बेरोजगारी भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत श्रमिक यानी कि जो मजदूर होते हैं वो बाहर से तो काम पर लगे हुए मालूम होते हैं, लेकिन उनको वहाँ पर आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि जो काम जैसे कि 5 मजदूरों से चल सकता है, वहाँ पर 10 मजदूर लगे हुए हैं। तो ये 5 जो एक्स्ट्रा हैं ये लगे तो हुए हैं, लेकिन इनकी कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और उन श्रमिकों को उस कार्य से निकाल दिया जाए तो कुल उत्पादन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। इन श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता 0 या 0 होती है। कृषि में इस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता है और यह मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ा है, ये ध्यान रखेंगे। इसे ही प्रच्छन्न बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उत्पाद को हरित स्वर्ण ग्रीन गोल्ड कहा जाता है? तो ये बांस को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। राइट ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। बांस जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा तेजी से बढ़ने वाला पौधा है, ठीक है, और यह अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है, ठीक, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, बैंकों के नगद कोष अनुपात में कमी का प्रभाव क्या होता है? तो बैंकों के नगद कोष अनुपात में कमी होने का प्रभाव बैंकों की आय में वृद्धि होना होता है। तो यहाँ पर बैंकों की आय में वृद्धि भी होगी, बैंकों के द्वारा प्रतिभूतियों की मांग में भी वृद्धि होगी और बैंकों को साख प्रसार के लिए अधिक धन की उपलब्धि भी होगी। तो राइट ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है? तो हिंदू समृद्धि दर का संबंध सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीडीपी से है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद से है। राइट ऑप्शन ए यहाँ पर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया था। तो पंचायती राज सबसे पहले 1959 में राजस्थान के नागौर जिले से प्रारंभ किया गया था। राइट ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इसको एक बार देख लेते हैं। तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुरूप सबसे पहले राजस्थान विधानसभा ने 2 सितंबर 1959 को पंचायती राज अधिनियम पारित किया और इसका उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ये ध्यान रखेंगे। राजस्थान के बाद कौन कौन राज्य जो कि पंचायती राज व्यवस्था लागू किए? राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश राज्य जिसने पंचायती राज व्यवस्था शामिल किया और इसको संवैधानिक दर्जा यानी कि भारतीय संविधान में शामिल किया गया। 73वें संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था और 11वीं अनुसूची भारतीय संविधान की, इसके तहत पंचायती राज व्यवस्था को शामिल किया गया भारतीय संविधान में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति जो कि लोकसभा को भंग कर सकता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है आप लोगों को बताना है। तो लोकसभा का कार्यकाल जो होता है वो 5 साल का होता है, ठीक है। और वहीं राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है। राज्यसभा जो कि स्थायी सदन होता है और अस्थायी सदन ये लोकसभा होता है। जो सांसद होते हैं, हमारे यहाँ सांसद देखते होंगे, सुनते होंगे, तो एक लोकसभा सांसद होते हैं जिनको वोट दी जाती है और राज्यसभा सांसद जो कि इनका अप्रत्यक्ष तरीके से निर्वाचन होता है, यानी कि डायरेक्ट जनता इनके चुनाव में वोट नहीं देती है। तो ये पॉइंट सभी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, संघीय संविधान की सामान्य विशेषताओं की सूची नीचे दी गई है एवं अंत में दिए गए कूट की सहायता से उन विशेषताओं का
चयन आपको करना है। तो एक बात देख लेते हैं यहाँ पर कि लिखित एवं कठोर संविधान है, बिल्कुल सही बात है। ये केंद्र और संघातरित इकाइयों के मध्य शक्तियों का बंटवारा है, ये भी सही है। विधायिका और कार्यपालिका के मध्य शक्ति का विभाजन है यहाँ पर, तो यहाँ पर शक्ति का विभाजन नहीं है। द्विसदनीय राष्ट्रीय विधानमंडल है, हाँ 6 राज्यों में द्विसदनीय राष्ट्रीय विधानमंडल यानी कि विधान परिषद है। तो राइट ऑप्शन सी होगा, पहला, दूसरा और चौथा। ठीक है, तीसरा यहाँ पर गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? महत्वपूर्ण है। तो अनुच्छेद 20 जो कि अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में है संरक्षण, और अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। तो अनुच्छेद 20 और 21, अनुच्छेद 20 और 21 यानी कि डी राइट ऑप्शन है। तो अनुच्छेद 20 और 21 इनको आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और ये दोनों अनुच्छेद जो कि भारतीय संविधान में 44वें संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान से, फ्रांस के या यूएसए के? तो उद्देशिका का प्रस्ताव जो कि लिया गया है यूएसए से। ठीक है, तो राइट ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? तो विकल्पों में विषाणु जनित रोग नहीं है पूछा है, तो खसरा, रेबीज और पोलियो ये तीनों विषाणु जनित हैं, लेकिन 6 रोग जिसे टीबी कहा जाता है ये विषाणु जनित रोग नहीं होता है। ठीक है, और इस रोग के उत्पन्न होने का सबसे बड़ा कारण है माइकोबैक्टीरियम या ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु है। ठीक है, ये जीवाणु से होता है, ना कि विषाणु से। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो ये 46 होती है, या 23 जोड़ी कह सकते हैं, 23 जोड़ी या 46 होती है, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? तो एमाइड के रूप में यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। इसमें 46% नाइट्रोजन होता है जो दाने के रूप में पाया जाता है। इसके साथ ही यूरिया में अमोनिया नाइट्रेट भी रहता है। अगला प्रश्न है, दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बैक्टीरिया के द्वारा दूध का दही में परिवर्तन होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। दूध में सूक्ष्म जीवाणु पैदा हो जाते हैं जिसके कारण दूध में किण्वन की क्रिया आरंभ हो जाती है और उसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। अगर परिवर्तन पूछे कैसा है तो यह रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक या अलग हो जाने का कारण क्या होता है? तो यह अपकेंद्रीय बल होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, मथने के बाद क्रीम का दूध से अलग हो जाने के कारण अपकेंद्रीय बल है। अपकेंद्रीय बल एक प्रकार का जड़त्वीय बल है। इसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में होती है। इसके अन्य उदाहरण हैं जैसे कि कपड़ा सुखाने वाली मशीन होगी और दूध से मक्खन निकालने की मशीन, ये सभी जो कि अपकेंद्रीय बल के तहत काम करती हैं। अगला प्रश्न है, जयद्रथ वध किसकी रचना है? तो यह मैथिली शरण गुप्त की रचना है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। यहाँ पर कुछ प्रमुख रचनाकार हैं, उनकी रचनाएं देखते हैं। तो जयशंकर प्रसाद जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1 मिलियन, शोकोच्छ्वास, अयोध्या का उद्धार, कानन कुसुम इनकी प्रमुख रचना है। मैथिली शरण गुप्त की तो ये जयद्रथ वध अभी देखा जो है प्रश्न में दिया गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना है बेला, आराधना, नए पत्ते, गीत कुंजाद। सुमित्रा नंदन पंत की रचना है उच्छ्वास, ग्रंथि, ग्राम्य, लोकायतन, अतिमा आदि। ठीक है, तो राइट ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? किसी तरह की जिम्मेदारी ना उठाना, गुण दोनों बराबर होना, विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना। तो विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग हो। हंस का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा? तो हंसनी होगा। अब हंसनी आपको देखना है, यहाँ पर हंसी है, गलत है, हंसिया भी गलत है। हंसनी कौन सी उच्चारण की दृष्टि से सही होगा? तो ए सही होगा, ए राइट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए।
कृष्णा जी के अनेकों नाम हैं। अशुद्ध वाक्य छाड़ना है तो पहला ही अशुद्ध है। कृष्णा जी के अनेकों नाम हैं, ये गलत होगा। इसका सही रूप होगा कृष्ण जी के अनेक नाम हैं। अनेक होगा, अनेकों नहीं होगा। बाकी सभी सही हैं। पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती है। शोभना बहुत मीठा गाती है, मैं अभ्यास कर रहा हूँ, ये सभी सही हैं। वृषभानुजा किस शब्द का समानार्थी शब्द है? तो यह राधा का समानार्थी शब्द है वृषभानुजा। सही जवाब सी होगा। राधा के अन्य अगर समानार्थी शब्द देखें तो हरिप्रिया, राधिका, ब्रजरानी, वृषभानुजा। ठीक है। सीता जी के अगर पर्यायवाची समानार्थी शब्द देखें तो जानकी, वैदेही, जनकसुता, जनक तनया। ठीक है। पार्वती के गिरिजा, गौरी, उमा, शैलजा, भवानी आदि इनके समानार्थी हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखी नहीं गई है? महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं सभी। तो इनमें से द ब्रोकन किंग, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम, ये तीनों पुस्तकें जो कि सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखी गई हैं, लेकिन द गोल्डन बर्ड यह पुस्तक इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। इस पुस्तक के लेखक हैं ग्रीम ब्रदर्स। कौन है? ग्रीम ब्रदर्स। एक ही जैसी है तो कंफ्यूज कर सकती है यहाँ पर, दी ब्रोकन विंग और दी गोल्डन बर्ड, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। ठीक। और बाकी तीन जो पुस्तकें हैं सरोजिनी नायडू की, हो सकता है आपके एग्जाम में एक ही पूछ ले, तो ध्यान रखेंगे। दी ब्रोकन विंग, दी गोल्डन थ्रेशोल्ड, दी बर्ड ऑफ टाइम, ये तीनों पुस्तकें सरोजिनी नायडू की हैं। मोहिनीअट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो मोहिनीअट्टम का संबंध केरल से है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। ओडिसी नृत्य का उड़ीसा से है। यक्षगान जो कि कर्नाटक का है, और भारतनाट्यम ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन, जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों मीथेन गैस हैं, ग्रीन हाउस गैसें हैं। लेकिन नाइट्रोजन गैस ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। यह वायुमंडल में सबसे ज़्यादा 78% मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, ये ध्यान रखेंगे। परितंत्र के दो मूल घटक कौन कौन से हैं? तो परितंत्र या इकोसिस्टम, जो कि 1935 में एजी टॉन्सले के द्वारा पारिस्थितिकी या परितंत्र की संकल्पना प्रस्तावित की गई थी। इसके दो मूल घटक हैं, जैविक और अजैविक। तो जैवीय और अजीवीय यहाँ पर दिया गया है, तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, जैविक या अजैविक होगा। ठीक है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ की राजधानी है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, राइट ऑप्शन ए होगा। और यह दक्षिण अंडमान द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है। अंडमान और निकोबार भारत का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। पहला कौन सा है? तो पहला जो कि लक्षद्वीप है। अब साथियों आप लोग कमेंट करके बताएंगे, अगर आप लोग करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं, कि अब लक्षद्वीप में पहला लद्दाख है, माफ कीजिएगा लद्दाख है, और दूसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि लद्दाख में अब कुल कितने जिले हो गए हैं। जिलों की संख्या आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। ठीक है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है? तो यह भूमि अंटार्कटिका है, जो कि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो यह अनुच्छेद 80 के तहत, 80 का के तहत राज्यसभा में 12 ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत करने का अधिकार राष्ट्रपति को संबंधित है, जो कि साहित्य, कला, विज्ञान व समाज क्षेत्र के विशेष योगदान व अनुभव रखते हों। ठीक है। राइट ऑप्शन सी होगा, 12 सदस्य। और भारतीय संविधान में यह प्रक्रिया जो कि आयरलैंड के संविधान से ली गई है, आयरलैंड के संविधान से यह प्रक्रिया ली गई है। मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है, जो चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। तो यह मंदिर कैलाश मंदिर है, जो कि एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है और प्राचीन हिंदू मंदिर है। यह चट्टानों को काटकर बनाया गया एक विशाल मंदिरों में से एक है। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट, ये ध्यान रखेंगे, राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था कैलाश मंदिर का निर्माण। किस राज्य या केंद्र शासित राज्य की पंचायत देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी है?
तो यह पंचायत बनी है जम्मू कश्मीर की, राइट ऑप्शन डी होगा। वागसीर क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो वागसीर जो कि एक पनडुब्बी है, राइट ऑप्शन ए है। ठीक है, तो साथियों ये थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो अगर आप सभी को पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और इम्पोर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद साथियों।